वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। टॉपिक कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। एट द सेम टाइम सॉल्व करते वक्त अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चैप्टर स्कोरिंग है, ईजी है। देखो कि स्टोरी क्या है, क्यों बनाई जाती है। एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारे लोगों से हम डील करते हैं, जैसे कि सप्लायर हो गया, आपका कस्टमर हो गया, इनसे हम डील करते हैं। एट द सेम टाइम हम उनसे, लेट्स से सप्लायर से मशीन खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, ऐसे कस्टमर को हम कोई सामान बेच रहे हैं। तो ऐसे केस में हम उन ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कैसे करें, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जो मोस्टली आप ऑडिटिंग में पढ़ेंगे। बट जनरल आइडिया दे देता हूं। जैसे फिजिकल आइटम्स हैं, जैसे मशीन हो गई, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, इनको वेरीफाई किया जाता है फिजिकली काउंट करके। जैसे आपके एक स्कूल का एग्जांपल ले लो, तो स्कूल के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, चेयर्स हैं, डेस्क हैं, पोडियम्स हैं, उनके पास एयर कंडीशनर्स हैं, कैमराज हैं। इन सबको एट द एंड ऑफ द पीरियड, लेट्स से 31 मार्च को, वो कैसे वेरीफाई करे कि वो है भी या नहीं। तो वो वेरीफाई होगा थ्रू फिजिकल वेरिफिकेशन। उसको फिजिकली जा जाके हम चेक करेंगे। लेकिन मुझे डेटर का बैलेंस चेक करना है, तो डेटर मेरा बैलेंस कैसे चेक होगा, या आपका क्रेडिटर है, इनके बैलेंसेस कैसे चेक होते हैं। इनके बैलेंसेस चेक होते हैं इनसे कंफर्मेशंस लेके। कंफर्मेशंस मतलब उनका बैलेंस चेक करते हैं, अपनी बुक्स भी देखते हैं, एक बार उनकी बुक्स भी कंफर्म कर लेते हैं कि आपका बैलेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यूजली ये काम ऑडिटर का होता है, हमें ये नहीं करना, इंटरनल डिपार्टमेंट को ये नहीं करना। इसके अंदर एक और चीज आती है, बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस ऐसा है जो हमें खुद ही वेरीफाई करना पड़ेगा। रीजन इज कि बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं दे आर क्वाइट हैवी और बहुत ज्यादा नंबर में होती हैं, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू करते हैं। तो जो मेरे पास रिकॉर्डेड बैलेंस है बैंक का, जो मैंने कहीं पे रिकॉर्ड करके रखा है, क्या वो मैच कर रहा है बैंक की बुक्स में भी। मुझे वेरीफाई करना है क्या उतना पैसा है भी मेरे पास। और ऐसा क्यों करना पड़ता है आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो क्योंकि आप जब बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो बैंक आपको एक पासबुक, एक स्टेटमेंट देता है और आपको वो प्रिंट करा के लानी पड़ती है। मैं ये सब प्रोसीजर आगे चल के समझाने वाला हूँ। बट आपको कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। डिलेज हो जाते हैं काम के बीच में, आपने बैंक को चेक दिया, उस चेक को क्लियर होने में टाइम लग गया। इसके चक्कर में हमारे पास जो हो सकता है बैलेंस जो मैंने अपनी बुक्स में नोट डाउन कर रखा है, जरूरी नहीं है वो सामने वाला भी उसको क्लियर कर दे। या फिर गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन एरर आ जाता है, अमाउंट रिकॉर्ड करने में गलती हो गई। मैंने तो चेक रिकॉर्ड कर लिया 5,010 रुपए का, उसने 5100 का उसको क्लियर कर दिया, या उसने 5100 रुपए का 5,010 का रिकॉर्ड कर दिया और मैंने 5100 का कर रखा है। इन कारणों की वजह से बैंक बैलेंस में डिफरेंसेस आ सकते हैं। वैसे तो बैंक का जो बैलेंस है दैट इज going to be exactly what it is reflected in the passbook, बट बिकॉज ऑफ टाइम गैप और बहुत सारे एरर्स की वजह से ये बैलेंस मैच नहीं करता, तो हमें ये स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। स्टोरी तब भी समझ में नहीं आई, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपको ये चैप्टर नहीं आता, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही समझाना चाहता हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू से, हमारे बिजनेस में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मल्टीपल पार्टीज होती हैं, मल्टीपल आइटम्स होते हैं लाइक स्टॉक एंड मशीनरी, जिनका हम फिजिकली वेरिफिकेशन करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट बैंक बैलेंस, वो तो फिजिकल नहीं होता। तो आई हैव टू गेट द बैलेंस फ्रॉम द बैंक। बैंक एक सेपरेट एंटिटी है, उसको मैं लाऊंगा, उसको वेरीफाई करूंगा, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या कारण रहा कि वो मैच नहीं करता। उस कारण को जब हम नोट डाउन करते हैं तो वो स्टेटमेंट जिसमें हम उस कारणों को लिखते हैं उसे बोलता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन आवर बुक्स एंड द बैंक की बुक्स। ठीक है, वो कारण जिनकी वजह से डिफरेंस आया उनको लिखना ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पर्पस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, देखो कैश, एसेट्स, इन सब की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। बट जब आता है बैंक बैलेंस की बात, तो हम बैंक के पास जाते हैं समय समय पर, पीरियोडिक बेसिस पर, लेट्स से मंथली जा रहे हैं, वीकली जा रहे हैं, हमारे पास एसएमएस वगैरह तो आते ही हैं, साथ साथ हम उनसे स्टेटमेंट भी प्रिंट कराते हैं। जो स्टेटमेंट वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है उसको हम बोलते हैं पासबुक। ये बात आपको प्रैक्टिकल लाइफ से पता होगी, आपके घर में भी आपका जो कुछ बैलेंस है आप बैंक में रखते हैं तो बैंक उसका एक स्टेटमेंट फॉर्म में आपको दे देता है जिसको वो पासबुक बोलते हैं। ठीक है, तो बैंक ने जो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड आपका रखा हुआ है, आप बैंक के लिए कस्टमर है,
तो वो आपका जो रिकॉर्ड वहाँ पे अपनी बुक्स में रख रहा है उसकी एक फोटोकॉपी वो आपको दे देता है। ऑब्वियसली बैंक आपको अपने रिकॉर्ड्स तो चेक करने के लिए नहीं देगा ना कि आओ कंप्यूटर पर बैठे और चेक कर लो, बिकॉज प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, उसके पास और भी कस्टमर्स हैं, तो दे कैन गिव यू अ प्रिंट कॉपी ऑफ योर ओन अकाउंट। वो तो आपका हक है, तो आप लेके आ सकते हैं। अब आप उसे अपने बिजनेस में लाए, आपके पास आपके बिजनेस में बैंक की ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होती है, तो वो रिकॉर्ड होती है कैश बुक में। कैश बुक में आपके बैंक का बैलेंस रिकॉर्ड होता है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाके बता दूं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, कैश बुक आपके मल्टीपल कॉलम्स में बनती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। एवरेज जो हमारा बिजनेसेस हैं वो बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश का कॉलम होता है और बैंक का कॉलम होता है, कैश कॉलम एंड बैंक का कॉलम। ठीक है, हमें क्या कैश रिकंसिलिएशन करना है? नहीं, कैश की तो फिजिकल वेरिफिकेशन होनी है, तो ये कॉलम तो मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे कैश को रिकंसाइल नहीं करना, कैश को तो मुझे फिजिकली वेरीफाई करना है, मुझे तो बैंक के बैलेंस को वेरीफाई करना है। तो मेरी बुक्स में जो रिकॉर्डेड बैलेंस है वो बैंक कॉलम है। देखो, जब मैं बैंक कॉलम बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक की बुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेरी खुद की बुक्स। ये हमारा बिजनेस है, आवर बिजनेस। हमारा जो कैशियर है, जो मेरे बिजनेस में कैश को संभालता है, उस कैशियर ने बैंक का बैलेंस भी मेंटेन रखा होगा, क्योंकि वो कैश समय समय पर डिपॉजिट करता रहता है कहाँ पे, बैंक में। तो उसने उसको कहाँ रिकॉर्ड किया होगा? कैश बुक के अंदर। तो वी आर कंसर्न्ड विद द बैंक कॉलम ओनली, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द कैश कॉलम। पहली तो ये चीज याद रखें आप कि हम कैश रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं बना रहे। इनफैक्ट कैश की तो रिकंसिलेशन होती भी नहीं है, कैश की तो क्या होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। बैंक की यहाँ पे रिकंसिलेशन की जरूरत होती है कि दूसरे की बुक से मेरा बैलेंस मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसे में मैं बैंक से जो पासबुक लाता हूं उसे अपनी कैश बुक से क्या करता हूं, मैच करने की कोशिश करता हूं। मैच करना मतलब रिकंसाइल करना। अगर वो रिकंसाइल कर गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हैप्पी रह लो, आप वेरीफाई कर चुके हो अपना बैलेंस। बट अगर मैच नहीं करा तो आपके दिमाग में टेंशन हो जाएगी, ऐसा क्या हुआ कि ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा, मेरे पास तो 1 लाख दिखा रहा है, बैंक में भी 90,000 ही है, तो आपका एक 10,000 का चेक है जो क्लियर नहीं हुआ बैंक पे। तो आप जाओगे उनके पास, ऐसा क्या हुआ, तो बैंक बोलेगा क्लियर करने में समय लगता है जी, आप रुके थोड़े दिन हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रीजंस लिखते हैं कि आपका क्यों बैलेंस मैच नहीं करा। कैश बुक में तो आपका, कैश बुक में क्या कैश कॉलम? नो, बैंक कॉलम में आपका जो बैलेंस सीडी आ रहा है वो 1 लाख आ रहा है, बट पासबुक में आपका बैलेंस कितना आ रहा है? 90,000। तो दिस बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और आप इसको रिकंसाइल करेंगे, जब रिकंसाइल करेंगे यानी मैच करने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे 10,000 की वजह से ये मैच नहीं कर रहा। वो 10,000 क्यों है? क्योंकि आपने एक चेक भेजा था बैंक में, बट अभी तक बैंक ने उसको क्लियर नहीं करा है, बैंक अभी उसकी डिटेल प्रोसेस कर रहा है, तो बैंक को समय लग रहा है। ठीक है, अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या कोई खाता है? नहीं, ये एक स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाता है। मैनेजमेंट को खुद चेक करना है, तो मैनेजमेंट उसके लिए एक नोट डाउन कर रहा है कि क्या कारण है कि ये मैच नहीं कर रहा। ये कोई बुक्स का पार्ट नहीं है। बुक्स का पार्ट क्या है आपका? कैश बुक। उस कैश बुक से आप दूसरे की बुक्स मैच कर रहे हैं, और जो डिफरेंसेस हैं वो आप कहाँ दिख रहे हैं? BRS में। तो BRS is not part of accounts, BRS is just a statement prepared by management for their own convenience, अपनी convenience के लिए वो लोग बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट ये बोलता है प्रिपरेशन ऑफ BRS doesn't automatically rectify errors। इसका मतलब क्या है कि BRS बनाने से आप सिर्फ रीजंस नोट डाउन कर रहे हो, आप वहां पे गलतियां रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, वो तो बाद में होंगी। यानी इट ओनली रिकॉर्ड्स द रीजंस, हाउएवर इट लीड्स टू करेक्शन ऑफ एरर्स। अब आपको पता चल जाएगा कि ये कारणों की वजह से गैप आ रहा है, फिर जहाँ करेक्शन की जरूरत होगी आप फॉलो अप करोगे ना उसको, बट अभी रिकॉर्ड करने से एरर्स ठीक नहीं हो रहे। इसके अलावा क्या वो कारण है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं? तो देखो, पहला है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस मतलब देखो, इधर आपकी कैश बुक है, कैश बुक में मैंने आपको बोला बैंक का कॉलम, यानी सिर्फ हम बैंक के बैलेंसेस ले रहे हैं, और पासबुक में तो होता ही बैंक का बैलेंस है, क्योंकि वो तो बैंक ही है, खुद बैंकर बोल सकते हो आप उसे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक चेक को डिपॉजिट करने गए, तो आपका कैशियर गया, कैशियर चेक लेके गया, ये बैंक की विंडो पे गया और उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, तो अब आपने तो अपनी तरफ से 500 रुपए प्लस करके गए कैश बुक में, आपने तो ये मान लिया कि मेरा पैसा डिपॉजिट हो गया,
बट क्या बैंक ने उसे अभी तक डिपॉजिट माना है? नहीं, बैंक उसकी पूरी डिटेल्स चेक करेगा और उसके बाद ही वो क्लियर करेगा। अब सुनो, ये आपने जो डिपॉजिट करा था ये आपने 28 मार्च को करा था, ठीक है। अब बीआरएस यूजुअली पीरियोडिक बनती है, लेट्स से मंथ मंथ के एंड में बन रही है, आप मंथ के एंड में बैलेंस चेक कर रहे हो। अब मंथ के एंड में मान लो इससे पहले एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, बिल्कुल ट्रांजैक्शन नहीं हुई, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है इनफैक्ट, ऐसा मान के चलो, तो आपकी कैश बुक में अभी बैंक बैलेंस कितना दिख रहा है? आपके हिसाब से बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? आपके मतलब आपके बिजनेस के हिसाब से कितना होना चाहिए? तो दैट इज 500। बट बैंक ने तो अभी उसको क्लियर करा ही नहीं है। बैंक तो उसे कब क्लियर करेगा? लेट्स से अगले महीने। तो ये सब जो हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 30 या मार्च का महीना है तो 31 मार्च, तो 31 मार्च को ये क्लियर नहीं हुआ। ये क्लियर कब होगा? 500 रुपए बैंक में कब चढ़ेंगे? 500 रुपए चढ़ेंगे आपके लेट्स से 4 अप्रैल को। हम रिकंसिलिएशन यूजली पीरियड के एंड में करते हैं, तो इसलिए पीरियड के एंड में तो ये रिकंसाइल नहीं हो रहे, मैच नहीं कर रहे। तो ये कारण क्यों है? क्योंकि आपके इस प्रोसेस में लग रहा है समय, टाइम लग रहा है, एंड दैट इज द रीजन हम यहाँ पे अपने रीजन इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं डिफरेंसेस को। तो फर्स्ट डिफरेंस इज टाइम गैप। देयर इज अ गैप बिटवीन द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एंड बीइंग रिफ्लेक्टेड इन बैंक्स बुक। बैंक की बुक्स में रिफ्लेक्ट होने में हो सकता है समय लगे। सिमिलरली बैंक की बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेट्स से बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो बैंक आपके घर पे तो देने नहीं आएगा ना। बैंक क्या करेगा? आपके इंटरेस्ट को डायरेक्टली पासबुक में चढ़ा देगा। मान लो बैंक ने 20 रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो कैश बुक में तो ये कब आएगा? जब आप इसे प्रिंट कराने जाओगे। अब जब तक आप पासबुक को प्रिंट नहीं कराओगे आपको कैसे पता चलेगा? बिजनेस वाले को कैसे पता चलेगा कि बैंक में आ गया? हाँ, आजकल एसएमएस वगैरह आ जाते हैं तो आप उसके बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो, बट स्टिल हम अकाउंटिंग में एविडेंस ढूंढते हैं, और एविडेंस यहाँ पे क्या रहेगा? जब आप पासबुक को प्रिंट करा के लेके आओगे। पासबुक को समय समय पर अपडेट कराना पड़ता है, प्रिंट करा के लाना पड़ता है। पासबुक बोल लो या फिर बैंक स्टेटमेंट बोल लो, एक ही बात है। तो अभी तो नहीं हुआ। मान लो बैंक ने यही चीज कब दी थी? 28 तारीख को दी थी। अब ये 30 तारीख को, 31 तारीख को हमारा क्या हो रहा है? रिकंसिलिएशन हो रहा है। उस दिन तक तो नहीं चढ़े। अब आप क्या, ये डिफरेंस नहीं आया? मैच तो कर ही नहीं रहा। तो ये डिफरेंस क्यों है? टाइम गैप की वजह से। बिकॉज यहाँ पे टाइमिंग का एरर है। आपने जो चीज वहां पे रिकॉर्ड करी उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने में टाइम गैप हो गया। ऑल्सो इस चीज को आप एरर में भी कंसीडर कर सकते हो कि हमारी गलती रही कि हमने रिकॉर्ड नहीं करा। तो एनीवे, दिस इज यूजुअली ड्यू टू टाइम कंज्यूमिंग क्लियरिंग प्रोसेस। बैंक को काम, ये ट्रांजैक्शन क्लियर करने में समय लगता है, जैसे डिटेल्स चेक करना पार्टीज की, उसके क्रेडेंशियल्स चेक करना, उसका पैन हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, रिलीज ऑफ मनी फ्रॉम डेटर्स बैंक, जिससे पैसा मांग रहे हैं वो भी तो पैसा देगा, तो उसके लिए हमारे बैंक को उसके बैंक के पास जाना पड़ेगा, पैसा मांगेगा, फिर हमारे बैंक को पैसा मिलेगा, हमारा बैंक हमें हमारे अकाउंट में डाल के दे देगा। कभी कभी हॉलीडेज की वजह से भी हो जाता है। अक्सर स्टॉक मार्केट में जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसमें आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो उस वजह से जो क्लियरिंग प्रोसेस है यूजुअली वो और ज़्यादा देर में होता है। तो इन कारणों की वजह से भी हमारा गैप आता है। दूसरा, एरर्स, जैसे मैंने ये बोला, ये एरर में भी आ सकता है। टाइम गैप ना लेके एरर में ज़्यादा फिट होता है ये कि हमारी गलती रही ना, हमने पासबुक को प्रिंट नहीं कराया 30 तारीख को। एक बार जब रिकंसाइल कर रहे हो, एक बार अपडेटेड पासबुक ले लो। आपने पुरानी पासबुक उठा ली, अब उसमें तो 520 रुपये बैंक ने चढ़ा रखे होंगे पासबुक में, हमने अभी तक नहीं चढ़ा रखे, तो अब क्या करेंगे? ये हमारा एरर है ना, इसकी वजह से भी गैप आ गया। डिफरेंस में अकर ड्यू टू एरर सच एज रॉन्ग टोटलिंग। हमने गलत टोटल कर दिया। हमने कोई ट्रांजेक्शन अपने यहाँ पे लेट्स से कितने रुपए की ऐड कर रखी है, 5010, बट बैंक में एक्चुअली में वो 51 होती है, हमने ही गलत डाली है, तो इसकी वजह से भी गलती हो गई, एरर आ गया, गैप आ जाएगा। या फिर आपने रॉन्ग साइड डाल दिया, खर्चे को इनकम साइड डाल दिया, इनकम को खर्चे साइड डाल दिया, या कुछ डालने से ही भूल गए। आपने यहाँ पे तो एंट्री कुछ नहीं करी और बैंक में आपने जाके चेक दे दिया। अब बैंक तो क्लियर कर दिया उसको टाइम पे, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं कर रखी, तो फिर क्या होगा? एरर आ जाएगा, गैप आ जाएगा। जैसे अ चेक ऑफ 2049 इज रिकॉर्डेड एज 2095, तो ये भी क्या है? गैप है। ठीक है, तो इन दो कारणों की वजह से यूजुअली हमारा गैप आता है, डिफरेंसेस आता है, और हमें इन्हीं को रिकॉर्ड करना होता है, राइट। अब आते हैं कि हमें कौन कौन से तरीके से बीआरएस बनाना चाहिए। बीआरएस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला है आपका, जब हम कैश बुक को एडजस्ट करने के बिना करते हैं,
ठीक है, और दूसरा कैश बुक को एडजस्ट करके। इस पे 2 मिनट बाद आएंगे। फिलहाल के लिए मैं कुछ आपको चीजें समझा देता हूँ, कुछ ट्रांजैक्शन एनालाइज करके बता देता हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया 2 बुक्स होती है, एक आपकी कैश बुक में क्या कैश कॉलम लेंगे? नो, वी विल टेक द बैंक कॉलम, राइट। एंड उधर होता है आपका कस्टमर का अकाउंट। ये किसकी बुक्स हैं? बैंक की बुक्स हैं। इसको हम यूजुअली इसका प्रिंट आउट लेते हैं और इसको हम बोलते हैं पासबुक, या हम इसे बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट। ओके, ये बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करा के लाते हैं। इन दोनों के बैलेंसेस में फर्क होता है। अब जब आप कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, कैश एक रियल आपका आइटम है, रियल अकाउंट है, तो इसमें रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके यहाँ पर जब पैसा बुक आएगा, डिपॉजिट होगा, तो आप उसे प्लस करेंगे। बैंक में पैसा आएगा तो आप अपनी कैश बुक में प्लस करके जाओगे उसे, बट बैंक से पैसा निकाल के लाओगे तो आप उसे माइनस करोगे। मैं अगेन बैंक में बोल रहा हूँ, बैंक में क्यों? क्योंकि ये बैंक कॉलम है, हम कैश के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यूजुअली नेगेटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। सिमिलरली अब आप बात करो किसकी? पासबुक की। वहां पे बैलेंसेस उल्टे होते हैं, यानी यहाँ पे जो पासबुक है दैट इज टेक्निकली अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। कस्टमर अकाउंट जो है वो बिजनेस के लिए, बैंक के लिए लायबिलिटी है। वाई? बैंक हमारा पैसा रख रहा है तो बैंक के ऊपर लायबिलिटी है, बैंक को उसे समय पे चुकाना भी है। तो बैंक के यहाँ पे जब हम डिपॉजिट करके आएंगे तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी। अब लायबिलिटी के यूजुअली कौन से बैलेंसेस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। आपने पढ़ा भी होगा, जब आपने पहली एंट्री करी होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या आपने लोन लिया है तो टू लोन अकाउंट। अब जितनी भी लायबिलिटीज होती है इन सबका कौन सा बैलेंस होता है? इन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट साइड जाती है। तो सिमिलरली आपका यहाँ पे जब आप डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि ये बैंक की बुक्स हैं, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लायबिलिटी है। जब बैंक आपका डिपॉजिट लेता है तो बैंक के सिर पे लायबिलिटी चढ़ जाती है, तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सिमिलरली जब आप बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक की लायबिलिटी घट जाएगी, उसको हम डेबिट कर देंगे। इतनी चीज समझ में आई हमें? समरी करके इसकी हम देखें तो कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस किधर होता है? इट इज ऑन डेबिट साइड, whereas नेगेटिव इज ऑन द क्रेडिट साइड, जिसको हम जनरली ओवरड्राफ्ट भी बोल देते हैं। इसी तरह पासबुक में उल्टा होगा, पासबुक में क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव होगा एंड डेबिट का मतलब माइनस होगा। अक्सर आपने अगर अपने बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करी है, लेट्स से यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करी है, तो उसके बाद आपने कोई पेमेंट करी है तो आपके पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड का मतलब क्या है? आपका अकाउंट में से पैसा कट गया है, डेबिटेड। अब ये किसके, कौन बोल रहा है? ये बैंक बोल रहा है। तो बैंक यहाँ पे डेबिट का मतलब क्या होता है? पेमेंट माइनस, तो आपका अकाउंट कट गया है। आप पैसा डिपॉजिट करके आते हैं तो लिखा आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, क्योंकि बैंक के लिए तो वो लायबिलिटी है ना, तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई, बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया। तो पहली बात तो आपको ये थोड़े से साइंस को याद रखना पड़ेगा, what is positive in cash book and what is negative in cash book. Similarly, what is positive in passbook and what is negative in cash passbook. ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब पासबुक वगैरह मैंने अभी बीआरएस वगैरह कुछ बनानी नहीं सिखाई, इसके फॉर्मेट कैसे बनता है वो सब चीज़ें बाद में बात करेंगे। अब कुछ ट्रांजेक्शन्स मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, बेसिक ट्रांजेक्शन्स मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। पहली ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट की। आप कोई चीज बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है? फिलहाल के लिए गैप नहीं रखेंगे, सिंपल समझेंगे कि डिपॉजिट करने पे दोनों जगह पे क्या होता है। लेट्स से आपने चेक डिपॉजिट करा है, चेक डिपॉजिट करने को चेक पेड इनटू बैंक भी बोलते हैं। यस, आपको कुछ टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी। पेड इनटू बैंक का मतलब बैंक में डिपॉजिट करा, ये पेमेंट नहीं होती, ये बैंक की विंडो पे पे करके आना, मतलब बैंक की विंडो पे डिपॉजिट करके आना कि प्लीज मेरे चेक ये रख लो और पैसे दे देना हमें, उस बंदे से जिसका ये चेक है उससे पैसे मांग लो और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। पेड इनटू बैंक का मतलब ये होता है, तो ये डिपॉजिट ही है, ठीक है। तो कैश बुक में क्या एनालिसिस है और पासबुक में क्या एनालिसिस है, हम दोनों लेके चलेंगे। हम ऐसे रफ में बना लेते हैं। तो आपने मान लो 500 रुपए का चेक डिपॉजिट करा है, फिगर हम 500 ही मानेंगे हर जगह पे, तो 500 रुपए यहाँ भी प्लस होंगे, यहाँ भी प्लस होंगे। डिफरेंस क्या है? कैश बुक में पॉजिटिव का मतलब होता है डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका उल्टा मान लेंगे हम पासबुक में, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है, तो आपके वहां पे लायबिलिटी है तो क्रेडिट करेंगे, राइट। इसके अलावा चेक इशूड अगर ऐसा वर्ड आए या ड्रॉन आए तो इसका मतलब क्या है?
थोड़ा सा मैं पिक्चर भी और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, अगर थोड़ा सा और डीप एनालिसिस मैं दिखा दूँ यहाँ पे। तो देखो ये जो व्यक्ति है ये हम है, अस। हमें किसी कस्टमर से क्या मिला है, चेक मिला है, उसने चेक दिया, तो ये चेक मैं अपने बैंक में दे के आया ना, डिपॉजिट करके आया। अब ये वाला बैंक क्या जाएगा, इसके बैंक के पास जाएगा, इसका बैंक जो भी होगा, लेट्स से इसका बैंक है पीएनबी, हमारा बैंक है एसबीआई। तो हमने अपना जो चेक है जो हमें मिला है किससे, कस्टमर से मिला है, लेट्स से ये ए है और ये हम हैं बी। तो ए से जो भी पैसा चेक मिला हमने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये चेक किसका होगा, ये चेक पीएनबी का होगा। यस, ये पीएनबी का चेक क्यों होगा, क्योंकि कस्टमर से मिला और कस्टमर का अकाउंट कहाँ पे है, पीएनबी में। हमने जाके इसे कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक, हमारा बैंक जाएगा उसके बैंक के पास, पैसे मांगेगा, इसको बोलते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। क्लियरिंग प्रोसेस मतलब पैसा क्लियर करवाना, उससे पैसा लेना। अब इसमें समय लगता है, तभी तो टाइम गैप आता है, टाइम डिफरेंस आता है। दो ही डिफरेंसेस बताया मैंने, टाइम डिफरेंस और एरर्स, या तो गलतियां होंगी या समय का गैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस डिपॉजिट का होता है। दूसरे एंड पे आप सोचो कि आपने किसी को चेक इशू करा है, जैसे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कस्टमर एक्चुअली में चेक इशू कर रहा है, वो पेमेंट दे रहा है। तो इशू का मतलब होता है पेमेंट देना। ठीक है, इसे ड्रॉन भी कहते हैं। इस बार चेक हमने बनाया, डिपॉजिट के वक्त चेक हमने किसी और से लिया था और बैंक में जाके डिपॉजिट करके आए थे, बट नॉट इन दिस केस। यहाँ पे हमें, हम लोग कौन है, वी आर द कस्टमर्स आरसेल, ये हम हैं। हमने चेक इशू करा है किसको, सप्लायर को। अब हमारा अकाउंट कहाँ पे है, एसबीआई में, मैंने बताया था। हमने एसबीआई का चेक दिया किसको, कस्टमर को, इसने अपने बैंक में डिपॉजिट करा। किसमें डिपॉजिट करा है, अपने बैंक में डिपॉजिट करा है। इसका बैंक कौन सा है, पीएनबी लेट्स से। अब पीएनबी आएगा मेरे बैंक के पास पैसे मांगने और हमारा बैंक इसे पेमेंट कर देगा। मेरे यहाँ से पैसे कट जाएंगे, उसके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मेरे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे मतलब मेरे यहाँ पे लेस हो जाएंगे, मतलब मेरी कैश बुक और मेरी पासबुक में वो माइनस हो जाएगा। हमें अपने बारे में सोचना है, उसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है, तो कैश बुक में क्या हुआ, कैश बुक में आपका यहाँ पे थोड़ा सा साइड को नहीं रखते, यहाँ पे इशू हुआ है चेक, तो यहाँ पे माइनस होगा 500 रुपये। अब माइनस का कैश बुक में क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्रेडिट। अब बात करते हैं पासबुक की। पासबुक में भी माइनस हुआ होगा, इशूड, चेक इशूड, तो 500 रुपये यहाँ से भी कटेंगे, मेरे बैंक से ही तो कटेंगे वो 500 रुपये। बट यहाँ पे माइनस का मतलब होता है डेबिट। कैश बुक में रूल क्या याद रखना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आपको बेसिक ट्रांजेक्शन्स याद रखती हैं। हाँ, जब एक जगह पे ट्रांजेक्शन होगी और दूसरी जगह नहीं होगी तभी तो गैप आएगा। फिलहाल मैं गैप्स नहीं करा रहा, फिलहाल मैं ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज कराना सिखा रहा हूँ। आई हैव एनालाइज 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, फर्स्ट अ डिपॉजिट ट्रांजेक्शन, सेकेंड इज योर इशू की ट्रांजेक्शन, इसे ड्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरी ट्रांजेक्शन में हमें यहाँ पे बैंक रिसीव्ड पेमेंट डायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ, अक्सर आपने देखा होगा यूपीआई की ट्रांजैक्शंस होती है, आप दुकान पे जाते हैं, स्कैन करते हैं और उसको पेमेंट दे देते हैं, तो उसके खाते में तो डायरेक्टली पैसा आ गया होगा ना, उसको बाद में पता चलेगा, उसको इमीडिएटली पता भी चल गया तो वो अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करेगा, लेट्स से अगले दिन। तो यहाँ पे कैश बुक और पासबुक में क्या हुआ, 500 रुपये पहले बैंक में आए और फिर हमने अगले दिन अपने यहाँ पे चढ़ा दिए। लेट्स से ये 28 को आया और हमने 29 को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। इसके अलावा बैंक इंटरेस्ट अलाउ करता है, तब भी यही चीज होती है। बैंक इंटरेस्ट अलाउ करता है का मतलब, या अलाउड की जगह पे क्रेडिटेड भी बोल सकता है। अब बैंक ने क्रेडिट करा है, बैंक यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस डिपॉजिट। यस, हमारे यहाँ पे डिपॉजिट का मतलब डेबिट होता है कैश बुक में, लेकिन बैंक के यहाँ पे वो लाइबिलिटी होती है, वो क्रेडिट साइड होती है। अगर नहीं याद आ रहा तो ऊपर जाके देख लो, बैंक के यहाँ पे सारे डिपॉजिट किधर होते हैं, क्रेडिट साइड। गॉट इट। तो इसी वजह से बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट करा है, यानी उसने हमें इंटरेस्ट दिया है, अलाउ किया है, तो मुझे मिले ना 500 रुपये, और हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, इसके अलावा चौथी ट्रांजैक्शन होती है इंटरेस्ट चार्ज्ड। बैंक ने इंटरेस्ट काटा, या बैंक चार्जेस, ऐसा वर्ड भी दे सकता है। अब बैंक चार्जेस क्या होता है, ये डायरेक्टली बैंक से कट जाते हैं। बैंक से कट जाते हैं मतलब ये बैंक के यहाँ पे
बैंक क्या करता है, एसएमएस का, लॉकर का रेंट, ये डायरेक्टली काट लेता है। या कभी कभी हम बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स? हम बैंक को बोलते हैं, स्टैंडिंग का मतलब समझो, हम बैंक को बोलते हैं 1 साल तक जितने भी बिजली के बिल आएंगे मेरे से बिजली का अकाउंट नंबर ले लो और आप इसे पे कर देना, मेरे से मत पूछना, मेरे अकाउंट से डायरेक्टली पे कर देना। इसको मैंडेट्स बोलते हैं। यूपीआई में भी आपने देखा होगा यूपीआई मैंडेट्स होते हैं, हम बेसिकली उनको अलाउ कर देते हैं 1 साल तक यू पे द मनी। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है जो एक पीरियड तक स्टैंड करता है। तो बैंक अगले 12 महीने तक हर महीने आपकी बिजली के बिल को पे कर देगा। क्या हुआ, पासबुक में 500 रुपए माइनस हो गए और ये 29 को हुआ और 30 को आपने अगले दिन ही कैश बुक में 500 रुपए आपने भी माइनस कर। अब जब ये नहीं होगा तभी तो गैप होगा ना, एक ने कर लिया दूसरे ने नहीं किया। अभी मैं डिफरेंसेस नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर रहा हूँ। जैसे आपका बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है? यूजुअली इंटरेस्ट चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन लोन या ओवरड्राफ्ट। यस, ओवरड्राफ्ट पे पैसा कटता है तो बैंक इंटरेस्ट काटेगा उस पे। सिमिलरली बैंक रिसीव्ड पेमेंट, कौन सी पेमेंट बैंक को मिली है? लेट्स से कस्टमर ने डायरेक्टली पे कर दिया, जैसे यूपीआई से डायरेक्टली कस्टमर आपके यहाँ पे कर देता है, या फिर आपको डिविडेंड मिला है, डिविडेंड रिसीव्ड, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपने कहीं पे एफडी पे पैसा लगा रखा है तो उस पर इंटरेस्ट आएगा ना। आपने सेविंग्स में पैसा रोका हुआ है अपने सेविंग्स अकाउंट में, उस पर इंटरेस्ट आएगा ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किस पे पैसा आता है किस पे नहीं आता। कस्टमर से पैसा आया डायरेक्टली बैंक में आ गया, डिविडेंड मिला बैंक में मिल गया, आपने इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे रिसीव करा है, लोन पे होता है, इन्वेस्टमेंट पे मिलता है पैसा। तो ये चीजें याद रखनी है। These were 4 basic transactions that you needed to know before proceeding for the differences. अब इन्हीं के बीच में गैप आया करेंगे, ठीक है। चलो, क्या गैप है? जैसे कि अभी तक मैंने बोला चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? प्लस पैसा आएगा, इसे क्या बोल सकते हैं हम? पेड इनटू बैंक। प्लीज पेड इनटू बैंक को पेमेंट मत समझना और उसे माइनस मत करना। पहले आपको क्वेश्चन में एनालाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में चेक डिपॉजिट हो रहा है, तो आपका कैशियर गया, आपको कस्टमर से चेक मिला, ये हमारा कैशियर है यानी हम लोग हैं, हमने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब ये यूजुअली समय लेगा। अब मान लो मैंने 28 तारीख को चेक क्या करा है, क्वेश्चन के हिसाब से 28 तारीख को डिपॉजिट कर दिया, तो मैं तो प्लस मान के जाऊंगा ना, मैं तो 500 रुपए ऐड करके जाऊंगा। कैशियर यहाँ पे अपने बिजनेस में मानना है। एक कैशियर बैंक में भी होता है, हमें बैंक का कैशियर नहीं देखना। एक्चुअली हम यहाँ पे बैंक के लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं, या तो पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या बैंकर, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कैशियर जब हम बोलेंगे तो वो बैंक का कैशियर नहीं होगा, मेरे यहाँ का कैशियर होगा, यानी मेरा अकाउंटेंट जो यहाँ पे डिपॉजिट करने गया है विंडो पे चेक, पे करके आया विंडो पे चेक, यानी वो प्लस मानेगा अपने यहाँ पे, डिपॉजिट करके आया। पेड का मतलब यहाँ पेमेंट नहीं होता, चेक के केस में बोल रहा हूँ, और चीजों में नहीं बात कर रहा मैं, ठीक है। तो बैंक के यहाँ पे वो बैंक में जाके अपना चेक डिपॉजिट करके आया। अब ये यूजुअली टाइम लेता है। अब बीच में क्या आ गया, 30 तारीख आ गई। मान लो ये क्लियर कब हुआ है? ये क्लियर हुआ है आपका 4/4 को। अब ये तो अगले महीने हुआ ना। बीआरएस कब बन रही है? रिकंसिलिएशन, चेकिंग कब कर रहे हैं, बैलेंस कब मैच करने की कोशिश कर रहे हैं? महीने के अंत में। अभी तो मार्च का महीना है, मार्च की ट्रांजैक्शन है, तो कब रिकंसाइल होगा? 31 मार्च को। तो भाई 31 मार्च को तो ये क्लियर नहीं हुआ, कब होगा? अगले महीने होगा, तब देखेंगे। फिलहाल के लिए तो क्लियर नहीं हुआ ना। तो दिस वाज योर एनालिसिस एज पर दी क्वेश्चन। अभी मैंने ऊपर जब आपको सिखाई थी ये चीज, तो मैंने दोनों तरफ प्लस किया था। मैंने ये माना था कि 28 को डिपॉजिट करके आया और 29 को आपको ये वहां पे क्लियर भी हो गया। बट अब मैं मान रहा हूं कि 30 तारीख तक ये क्लियर नहीं हुआ, तभी तो गैप आएगा ना। देखो ऊपर गैप नहीं पढ़ाने थे, डिफरेंसेस नहीं पढ़ाने थे, तो मैंने नॉर्मल ट्रांजैक्शन बताई। अब डिफरेंसेस पढ़ाने हैं। क्यों पढ़ा रहा हूँ? विश्वास रखो, बहुत ईजिली ये एनालिसिस समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए बस मेरे पे ट्रस्ट करके चलो कि जो चीजें मैं समझा रहा हूँ ये रामबाण है आपका। पेपर में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर आपका एनालिसिस सही है तो। अगर अदरवाइज अगर आप रट के जा रहे हैं, साइन रट के जा रहे हैं, तो सिर्फ आप अपने लक पे प्ले कर रहे हैं, फिर आपके लॉजिक वीक है। इसको कैसे ट्रीट करेंगे बीआरएस में, मैं वो समझाता हूँ, अभी आएंगे। पहले मैं दूसरा एनालिसिस समझा देता हूँ। पहले ये रहा सेकेंड एनालिसिस। क्या था? चेक इशूड था। इशूड का मतलब क्या होता है? पेमेंट। मैंने किसी को इशू करा है चेक, मैंने ड्रॉ करा है वो चेक, मैंने साइन करा है उस पर।
तो ये ड्रॉन भी बोल सकता है, इशूड भी बोल सकता है। क्या मैंने जिसको चेक दिया वो बंदा मेरे यहाँ से पेमेंट मांगने आया है? अभी तक नहीं आया। देखो मैंने 28 तारीख को चेक इशू कर दिया, मैंने 500 रुपए माइनस मान लिए। कैशियर जब चेक दे रहा है किसको? अपने सप्लायर को। कैशियर हम हैं, हम जब सप्लायर को चेक दे रहे हैं पेमेंट के लिए कि जा पेमेंट मेरे अकाउंट से ले ले, तो मैंने तो अपने यहाँ माइनस कर दिया, बट बैंक के यहाँ पे वो कब गया प्रेजेंट करने चेक? नॉट प्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है? या ये बोल ले कि उसने बैंक को शो ही नहीं करा चेक, वो बैंक से हमारे मांगने नहीं आया, या उसने अपने बैंक को नहीं दिया, उसका बैंक हमारे यहाँ नहीं आया। सिंपल कहने की बात है कि अभी मेरे बैंक से पेमेंट नहीं कटी है। कब कटेगी? 4 तारीख को। अब बीआरएस तो बन रही है 31 मार्च को, तो भाई 31 मार्च तक क्या ये पेमेंट कटी है? नहीं कटी। अब देखो आ गया ना गैप, एक जगह 500 माइनस हो रखा है, एक जगह पे कुछ नहीं हो रखा, तो गैप आ गया। यही गैप्स को हमें रिकंसाइल करना है। कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा। तीसरा एनालिसिस क्या था? पेमेंट डायरेक्टली आ गई थी कहां पे? बैंक में। जैसे कि आपका कस्टमर से डायरेक्ट कलेक्शन हो गई, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? 28 तारीख को आपके यहाँ पे 500 रुपए बैंक में आ गए, ये डायरेक्टली बैंक में आए हैं। अभी तक मुझे इस बारे में नहीं पता, मेरे कैशियर को। मुझे कब पता चला? मेरे कैशियर को 4 तारीख को, लेट्स से। तो भाई 31 तारीख को क्या मेरे कैशियर को ये बात पता है? नहीं पता। देखो प्लीज ऊपर वाला ही देखना, ये मैं नीचे वाला नहीं समझा रहा। अभी मैं नीचे वाला नहीं समझा रहा हूँ, ये चीज मैंने नहीं समझाई, ये बीआरएस में होती है, ये अभी नहीं समझाई। रिकंसाइल कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी देखो कि आपका क्या मैंने टॉपिक बताया, डिफरेंसेस क्यों आते हैं। और चौथा, अगर पेमेंट डायरेक्टली बैंक से कट गई, जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, इंटरेस्ट चार्ज हो गया, बैंक चार्जेस हो गए, या इसने बोला बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड, बैंक में इंटरेस्ट डेबिट हुआ। बैंक में डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस। ये चीज याद कर लो, कैश बुक में प्लस माइनस, एंड यहाँ पे माइनस प्लस पासबुक, ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पे डेबिट का मतलब होता है माइनस। तो बैंक में इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, तो यानी बैंक में इंटरेस्ट माइनस हुआ है, ये देखो। बट अभी तक मुझे इस बारे में नहीं पता। 28 तारीख को ही पैसा कट गया था, बट 31 तारीख तक मुझे पता ही नहीं चला। बियॉन्ड 31 देखने की जरूरत नहीं है। इसका कारण ये है कि 31 के बाद देखोगे तो फिर तो रिकंसाइल हो ही जाएगा। 31 तारीख को रिकंसाइल हो रहा है क्या? हम तो आखिरी दिन अपना वेरिफिकेशन कर रहे हैं बैलेंसेस का, तब तो नहीं हो रहा ना। तो ये गैप बन गया। अब इस गैप को कैसे ठीक करेंगे वो हम बात करेंगे, ठीक है। एक चीज, एक ट्रांजैक्शन और मैं समझाना भूल गया था ऊपर, जैसे एरर्स आ जाते हैं। ये तो टाइम गैप्स थे, ये चारों क्या थे ऊपर? टाइम गैप्स या एरर बोल लो, जो भी बोलना चाहो। बट जो मैनुअल गलतियां होती हैं, जैसे कि देखो, आप बहुत ध्यान से सुनना, ये एरर कैसे आता है। मेरा कैशियर चेक को डिपॉजिट करके आया और चेक क्लियर भी हो गया। चेक क्लियर भी हो गया, महाराज जी ने जाते वक्त चढ़ाया ही नहीं। अब ये तो एरर है ना, ये टाइम गैप नहीं है, ये एरर है, क्योंकि बैंक ने तो समय से क्लियर कर दिया, आपने आपके बंदे ने जाते वक्त नहीं चढ़ाया। क्या हुआ देखो, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ, आपकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। बंदा डिपॉजिट करने गया, बट डिपॉजिट करने से पहले भाई एंट्री तो करता जाता अपनी कैश बुक में, प्लस तो मान लेता, उसे माना ही नहीं, लेकिन बैंक ने तो उसे क्लियर कर दिया, फिर आ गया ना गैप। बट ये टाइम डिफरेंस नहीं है, ये एरर है, ये हमारी गलती है, ठीक है। सिमिलरली चेक इशू करा है, हमने इशू कर दिया सप्लायर को, जा पेमेंट ले ले, हमने एंट्री करना भूल गए और वो पैसे लेके चला भी गया, बैंक से तो पैसा कट गया, लेकिन मेरे बंदे ने अभी तक क्या करा है, इसको माइनस नहीं करा। इसका क्या हो गया, फिर से गैप बन गया। अब गैप बन गया तो रिकंसाइल करना पड़ेगा। अब रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनो। रिकंसिलिएशन कैसे होगा इसका वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। बाकी तो देखो बहुत तरह के एरर्स हैं, ये हम क्वेश्चन में जब चलेंगे तब करेंगे। अब ओवरऑल जिस्ट दे देता हूँ क्विकली, फिर मैं रिकंसिलिएशन करना सिखा रहा हूँ। अभी तक आई हैव टोल्ड यू 2 थिंग्स। फर्स्ट, देर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक्स, कैश बुक एंड पासबुक। फर्स्ट थिंग, कैश बुक में आपका डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस, वेरएस पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब प्लस। टोटली रिवर्स होता है, दे आर लाइक मिरर इमेजेस, ठीक है। मिरर इमेज होते हैं, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ये हो जाता है। अब आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपकी होंगी, या तो चेक डिपॉजिट होगा,
या चेक इशू होगा। डिपॉजिट वाले चेक को प्लस मानते हैं, इशू वाले चेक को माइनस मानते हैं। डिपॉजिट वाला चेक क्लियर हो गया बैंक में या नहीं क्लियर हुआ? इशू वाला चेक प्रेजेंट हो गया मेरे बैंक पे, पैसा लेने आ गया। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वो पैसे लेने आ गया क्या मेरे यहाँ पे? अभी नहीं आया, ठीक है। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो गैप हो जाएगा। तो मैंने आपको फिर क्या बताई थी? ट्रांजैक्शंस बताई थी। अब उन ट्रांजैक्शंस को देखकर हम क्या करते हैं? रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, बैलेंसेस को मैच करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंसेस को मैच करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, बैलेंसेस को रिकंसाइल करेंगे और कहां डालेंगे? रिकंसाइल करके कहां डालेंगे? बीआरएस में। तो आपकी इसके बाद बनती है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर। इसमें दो फॉर्मेट होते हैं, वो फॉर्मेट मैं दिखा देता हूं आपको। इवन दो हम पहला फॉर्मेट प्रिफर करेंगे, सेकंड वैसे इजी है। सेकंड इजी है, हम कुछ क्वेश्चन सेकंड से भी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स जब करेंगे, बट फर्स्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि ऐसा है ना, फर्स्ट में आपका जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो आपके ज्यादातर फर्स्ट से सॉल्व हुए हैं, फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। तो इसलिए मैंने फर्स्ट वाले से ही क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगता है फर्स्ट में, सेकंड तो बहुत ही ईजी है। देखो, आपने किसी एक बुक से स्टार्ट करना है, एक बुक का बैलेंस लेना है। मान लो पहले किसका बैलेंस उठाया? कैश बुक का। उसमें कुछ प्लस माइनस होगा, कुछ गैप्स आएंगे। ये क्या है? डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस दो होते हैं, या तो टाइम डिफरेंस या एरर्स। ये अभी मैं सिखाऊंगा, मैंने सिखाया नहीं है। ये ऐसे एडजस्टमेंट होगी। और किसका बैलेंस आ जाएगा? पासबुक का। यानी कैश बुक का बैलेंस स्टार्ट करा है और एंड आंसर किसका आएगा? पासबुक का, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप है। तो हमें एक से स्टार्ट करना है, उसमें एडजस्टमेंट करनी है और किसका बैलेंस लाके दिखाना है? पासबुक का। या फिर आप पासबुक का स्टार्ट करो, देखो ऊपर किसका है? पासबुक का, तो किसका आंसर आएगा फिर? कैश बुक का। मतलब अगर एक स्टार्टिंग है तो दूसरा एंड होगा, दूसरा स्टार्टिंग है तो पहला एंड होगा। समझ में आई ये चीज? ये फॉर्मेट होता है आपका, ठीक है। कौन से महीने के लिए बन रहा है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस महीने के अंत में रिकंसिलेशन कर रहे हैं। तो कोई ट्रांजेक्शन अगर उस मंथ के एंड के बाद हो रही है तो यानी उस मंथ के एंड तक नहीं हुई है। यही तो कारण बन जाएगा गैप का। तो पहली बात तो बीआरएस बनती है तो इट इज प्रिपेयर्ड इन टू फॉर्मेट्स। ऐड और लेस को अंदर ही लिख लो, या ऐड और लेस को ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। आई विल प्रिफर द फॉर्मेट नंबर 1, आई विल नॉट गो फॉर फॉर्मेट नंबर 2 इनिशियली। हाउएवर जब बाद में हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम कुछ उससे भी कर लेंगे, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। देखो, यूनिफॉर्मिटी तो बनानी पड़ेगी ना, अगर एक क्वेश्चन इससे करे दूसरा दूसरे से करे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ये फॉर्मेट है, मेथड नहीं है। मेथड तो मैं आपको सिखाऊंगा। बीआरएस बनती है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं? टेक आइदर कैश बुक और पासबुक एज द स्टार्टिंग पॉइंट, और आपका अदर साइड का क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। मतलब जब कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो बैलेंस को, और दूसरा साइड आंसर किसका आएगा? पासबुक का। और जब पासबुक से स्टार्ट करोगे तो बैलेंस किसका आएगा? कैश बुक का। ये याद रखो। और बीच में क्या करनी है हमने? एडजस्टमेंट करनी है। बस एक चीज देखो क्या लिखा है इसमें, एडजस्ट व्हाट? द स्टार्टिंग बैलेंस। ये कीवर्ड है। अब मैं जो समझाने वाला हूं ना आगे, ये जो आपने जो भी स्टार्टिंग पॉइंट किया ना, एडजस्टमेंट उसी के अंदर होगी। कैसे होगी? चलो समझते हैं। सारे एनालिसिस एक एक करके देखेंगे और फिर हम समझेंगे क्या चीज आपकी कैसे होगी। देखो, बीआरएस में आपका फिलहाल के लिए एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं सोचना। क्वेश्चन में ये नहीं सोचना कहां से हमारा बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का दे रखा है, पासबुक का दे रखा है। क्वेश्चन है, वो कोई भी ट्रांजैक्शन देगा। क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन का एनालिसिस होता है, स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं होता। तो देखो, क्वेश्चन में क्या बोला था? चेक डिपॉजिट हो गया, ठीक है, या पे हो गया बैंक में। पे इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट हो गया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, या बैंक ने अभी तक उसे प्लस नहीं करा, क्रेडिट नहीं करा। तो ये मैंने बताया था 500 रुपए 28 तारीख को प्लस हो गए, लेकिन 31 तारीख, क्योंकि मैंने बोला था बीआरएस बनती है हर मंथ की, तो इस मंथ के एंड तक अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन का बोलने का तरीका अलग हो सकता है। चेक 28 तारीख को डिपॉजिट हुआ, लेकिन 4 तारीख को क्लियर हुआ। तो भाई 30 को तो क्लियर नहीं हुआ ना, तो हमें 30 के बारे में सोचना। हमें 30 या 31 के बियॉन्ड नहीं जाना। 30 और 31 मतलब ईयर मंथ एंड, ठीक है, तो उसके बियॉन्ड नहीं जाना। तो 31 तक तो वो क्लियर नहीं हुआ ना, 31 का सोचो, उसके बाद नहीं सोचना।
तो कभी कभी क्वेश्चन का बोलने का तरीका होता है, कहता है आपके पास 4,000 के चेक है, वो क्लियर हो गए इसी महीने, तो अच्छी बात है, रिकंसाइल हो जाएगा। कहता है 4,000 के चेक डिपॉजिट हुए हैं, अगले महीने क्लियर हुए, तो इस महीने क्लियर हुए क्या? नहीं। तो इसे आप पढ़ोगे कैसे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड इन दिस मंथ, इस मंथ में वो क्लियर नहीं हुए, अगले महीने हुए। तो यही तो गैप बनेगा, एक जगह हो गए दूसरी जगह नहीं हुए। तो चलो इसको कैसे ठीक करेंगे? पहले आपने गैप को लिखना है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में क्या एनालाइज करते हैं हम? ट्रांजैक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। अब आपको ध्यान रखना है आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो हमने अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट लिए, ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट इन बीआरएस विल डिपेंड ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि मैंने क्या बोला था सेकंड पॉइंट में बीआरएस बनाते वक्त स्टेप्स में क्या समझाया था? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। उसका मतलब नहीं समझाया अभी तक, आप समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपका क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है? कैश बुक से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? कैश बुक से। तो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ऊपर ट्रांजैक्शन मैंने ली थी कि 500 रुपए 28 तारीख को, ये देखो ये क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं, 500 रुपए प्लस हो गए, चेक डिपॉजिट हो गया, कैशियर तो डिपॉजिट करके गया, बट पासबुक में अभी तक वो पैसा चढ़ा नहीं है। ये 28 तारीख को हो चुका था, बट 31 तारीख तक अभी वो चढ़ा नहीं है पासबुक में, बैंक उसे क्लियर नहीं कर पाया अभी तक, बैंक अभी उस प्रोसेस में ही है क्लियरिंग के। अब आपको देखना है क्वेश्चन आपने कहां से स्टार्ट किया। देखो अक्सर क्वेश्चन में चॉइस नहीं होती, क्वेश्चन ही बताता है आपको कहां से स्टार्ट करना है, बट कभी कभी क्वेश्चन में दोनों का बैलेंस दिया होता है, कैश बुक का भी और पासबुक का भी, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो। फिर आपको अगर कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो आंसर पासबुक का आएगा, पासबुक से स्टार्ट करोगे तो कैश बुक का आएगा। फिलहाल मैं क्या मान रहा हूं, क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दे रखा था, उस बैलेंस में ही तो एडजस्टमेंट करनी है, उसी बैलेंस को तो हिलाना है। तो अभी कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, अब कैश बुक में 500 प्लस हो रखे, उधर हो नहीं रखे। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से तो आप किधर भी जा सकते हो, मैंने ट्रांजैक्शन सिखाई थी तो मैं किधर भी गया था, कुछ ट्रांजैक्शंस उधर हो गई थी पासबुक में, इधर नहीं हुई थी, कुछ इधर हो गई थी उधर नहीं हुई थी, ये किया था ना हमने एनालिसिस में। बट बीआरएस में क्या करना है? बीआरएस में स्टार्टिंग पॉइंट में एडजस्टमेंट करनी है। बीआरएस तो सोच समझ के बनानी पड़ेगी। तो बीआरएस में आपको कहां जाना है? बीआरएस में आपको स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है। अब स्टार्टिंग पॉइंट में मैं ऐसा क्या करूं कि ये रिकंसाइल हो जाए? एक तरफ 500 है और एक तरफ 0 है। अब मैं सिर्फ 500 वाली साइड में, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा? कैश बुक। अब कैश बुक में ऐसा क्या करूं, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, मेरा जो बीआरएस बननी है उसमें बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। देखो बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा होगा, मान लो 40,000 रुपए, ऐसे रेंडमली कोई भी बैलेंस ले लेते हैं। अब गैप किसका आ रहा है? 500 रुपए का। तो अब ऐसा क्या करूं 500 रुपए को लेकर कि ये रिकंसाइल हो जाए? ठीक है, तो यहां पे मैं 500 माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ इधर ही एडजस्टमेंट कर सकता हूं। बीआरएस ने मुझे क्या करना है? 500 रुपए लेस करने हैं। इससे क्या होगा? 500 प्लस का और 500 माइनस का ये 0 हो गया, उधर तो 0 पहले से ही है, हो गए रिकंसाइल। क्या हम बैलेंसेस चेंज कर रहे हैं? नो, वी आर नॉट चेंजिंग द बैलेंसेस। हम अपनी कैश बुक को अल्टर नहीं कर रहे, वो एक और मेथड है, मैं वो समझाऊंगा बाद में, इसलिए मैंने कुछ टॉपिक छोड़े हुए हैं अभी ऊपर। बट फिलहाल के लिए मान के चलो कि आपने अभी सिर्फ नोटिंग डाउन करनी है कि क्यों ऐसा एरर आ रहा है। तो आपका जो भी कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें आप क्या कर दोगे? 500 माइनस कर दोगे। 500 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक। कैश बुक में ऐसा क्या करे कि ये इक्वल हो जाए? ठीक है, 500 माइनस करेंगे, पासबुक का बैलेंस आंसर आ जाए, क्योंकि कैश बुक से स्टार्टिंग था, पासबुक हमारा आंसर आएगा। लेकिन इसी ट्रांजैक्शन में अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट होता तो कैसे करते? देखो नीचे, इफ पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट तो ट्रांजैक्शन तो सेम रहनी है एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन तो कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि 500 रुपए इधर प्लस हो गए थे और उधर नहीं हुए। क्वेश्चन में हम ट्रांजैक्शन एनालाइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया? पासबुक। देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रखा है? बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक में ऐसा क्या करूं मैं कि ये इक्वल हो जाए? उधर 500 है, इधर 0 है, तो मुझे 500 इधर डालने पड़ेंगे। बीआरएस में मुझे क्या करना पड़ेगा? 500 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। समझ में आया? यानी पहले स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट डाउन द बैलेंसेस, यू हैव टू राइट डाउन द बैलेंस आइदर एज पर कैश बुक और एज पर द पासबुक।
फिर किसमें एडजस्टमेंट करनी है? एडजस्टमेंट करनी है आपने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट में। उससे पहले ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लेना, फिर स्टार्टिंग पॉइंट में चेंजेस कर देना और आपका दूसरी साइड का बैलेंस आ जाएगा। कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है तो पासबुक में आंसर आ जाएगा, पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट है तो कैश बुक में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब और एनालाइज करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन एनालाइज करी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ भी हो जाए। जो बच्चे रट के जाते हैं ना उनसे दिक्कत होती है। अब देखो चेक क्या हुआ है, इशू हुआ है। इस बार पेमेंट की बात करते हैं। इशू मतलब पेमेंट, पेड इन टू बैंक पेमेंट नहीं होती। फिर से आप बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जिससे पेपर में गलती ना करके आओ। इस बार चेक इशू करा है, पेमेंट दी है। पेमेंट दी है तो कहां से एंट्री डाल के गए होंगे? कैशियर एंट्री डाल के गया होगा 500 रुपए की। ठीक है, लेकिन बैंक ने तो अभी 31 तारीख तक कोई भी पेमेंट नहीं करी, कोई भी पेमेंट नहीं करी। तो अब क्या करेंगे इसको? ऐसे नहीं, बीआरएस में ऐसे नहीं जाएंगे। देखो अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक है तो इधर 500 प्लस हो जाएंगे, माइनस का 500 प्लस का 500, जीरो हो गया, रिकनसाइल हो गया। उधर जा ही नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट किधर है? कैश बुक में। और हमें एडजस्टमेंट किस में करनी होती है? स्टार्टिंग पॉइंट में करनी होती है। मैंने स्टेप्स में बता दिया। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज कर दूं तो जो चीज मैं अभी प्लस कर रहा था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? उधर जाके माइनस। क्योंकि जीरो में जब मैं 500 माइनस करूंगा तभी तो आंसर 500 आएगा और तभी तो ये क्या होंगे? रिकनसाइल होंगे। तो रिकनसिलिएशन करते वक्त यानी बीआरएस बनाते वक्त आपको क्या देखना है? स्टार्टिंग पॉइंट, और उधर एडजस्टमेंट करनी है। और ऐसी एडजस्टमेंट करनी है जिससे दोनों साइड इक्वल हो जाए। गॉट इट? देखो यही मैंने बोला, अगर क्वेश्चन के हिसाब से तो सिचुएशन सेम रहनी है। इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में जो बोला है वो यूनिवर्सल है, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी रहे। तो माइनस हुआ है कैशियर द्वारा 500 रुपए, इधर नहीं हुए तो 500 रुपए हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है। देखो ऐड कर दिया, ये आता है आंसर में। ये क्वेश्चन के हिसाब से जो हो रहा है वो नहीं आता। बीआरएस में क्या आएगा? बीआरएस में ऐड होगा। गॉट इट? ये स्टार्टिंग पॉइंट जो भी रहेगा क्वेश्चन बता देगा अपने आप, 40,000 50,000 जो भी बताएगा वैसे ले लेना। लेकिन अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट होता, देखो क्वेश्चन के हिसाब से चीजें चेंज हुई है क्या? बिल्कुल नहीं, वो यूनिवर्सल है। 500 माइनस हुआ था 28 तारीख को, लेकिन बैंक में 31 तारीख तक कोई भी पेमेंट नहीं माइनस हुई। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा? इस बार पासबुक है। तो क्या ऐसा करूं कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए? उधर भी 500 माइनस कर दो तो इस बार बीआरएस में लेस होगा। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है। अब अमाउंट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक में डायरेक्टली पैसा आ गया। अब मैंने बोला था ना यूनिवर्सल होता है, ट्रांजैक्शन किधर भी आ सकती है। तो देखो 500 रुपए इस बार बैंक में आ गए, लेकिन कैशियर ने तो चढ़ाए नहीं। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? 28 तारीख को 500 रुपए बैंक में आ गए डायरेक्टली, लेकिन हमें पता ही नहीं इस बारे में। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा? कैश बुक। तो मैं इधर भी 500 प्लस कर दूंगा, बीआरएस में 500 प्लस कर देंगे। मैंने इस बार बीआरएस नहीं बनाई क्योंकि फिर वो ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, इतना समझ में आता है। लेकिन इसी सिचुएशन में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक हो जाए तो 500 रुपये इधर प्लस हो रखे हैं, इधर कुछ नहीं हो रखा, तो इधर से 500 माइनस कर दो। बीआरएस में क्या जाता है? सिर्फ ये माइनस, और ये क्या जाएगा? प्लस। बीआरएस वाला पोर्शन जाता है ये आंसर होता है आपका। आंसर में क्या एडजस्टमेंट होगी? नीचे जो हो रहा है। और ये किसके हिसाब से होती है? स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से। लेकिन ट्रांजैक्शन क्या स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से होगी? नहीं, वो यूनिवर्सल होती है, वो किधर भी जा सकती है। गॉट इट? इसी तरह अगर डायरेक्ट पेमेंट बैंक से हुई है तो क्या करोगे? पेमेंट डायरेक्टली बैंक से हो गई, इधर हमें पता ही नहीं चला इसके बारे में, हमने तो जीरो रखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट किसको मानो? कैश बुक को। तो इधर भी माइनस कर दो। लेकिन अगर पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हो तो उसको जीरो कर देंगे, उधर प्लस कर देंगे। ये ट्रांजैक्शन सेम रहनी है दोनों जगह। ठीक है, सिर्फ बीआरएस के हिसाब से सिचुएशन बदलेगी। तीसरा, एरर। मैंने कैश चेक को डिपॉजिट करा, बैंक ने क्लियर भी कर दिया, बट मैंने तो चढ़ाया ही नहीं इसे, मेरी गलती है, एरर है। ये इस बार क्लियरिंग प्रोसेस का गैप नहीं है, इस बार तो मेरी गलती है, मैंने नहीं चढ़ाया। तो अब क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, प्लस कर दो इधर भी, उधर तो हो ही रखा है प्लस, इधर भी कर दो। दूसरा, कैश बुक पासबुक सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्या करेंगे? पासबुक से माइनस कर दो, उधर प्लस हो गया, हमारी कैश बुक में नहीं है, बट क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो इसे घटा दो। गॉट इट? इक्वल हो जाएगा। अब इसी में ही एरर में ही वो डिपॉजिट वाला था, अगर
पेमेंट हुई है, क्या है, हमने तो रिकॉर्ड नहीं करी इशू वाला चेक, बैंक ने उसको, बैंक में प्रेजेंट भी हुआ, बैंक ने पेमेंट कर दी, बैंक से कट गया होगा पैसा। अब क्या करें, स्टार्टिंग पॉइंट देखो, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये देखो, यहाँ प्लस हो जाएगा। गॉट इट? तो BRS में सिर्फ इतना आंसर आना है, इतना, और ये चेंज होता है एज पर द स्टार्टिंग पॉइंट। तो रट्टा मार के जाओगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब जरा ये चीज बताना मुझे, चेक डिपॉजिट हुआ और क्लियर भी हुआ, लेकिन कैश बुक में 2 बार चढ़ गया, क्या मतलब, 500 रुपए का चेक था, लेट्स से बैंक में डिपॉजिट करने गए, 2 बार चढ़ा दिया, कैश बुक कितनी बार चढ़ गया, 2 बार, 1000 रुपए, लेकिन बैंक तो एक ही बार चढ़ा रहा है ना उसको, बैंक ने तो क्लियर कर दिया, और बैंक एक ही बार क्लियर करेगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक। ऐसा क्या करूं कैश बुक में कि दोनों साइड इक्वल हो जाए, उधर 500 है, उधर 500 है, और इधर 1000 है। देखो कैश बुक में क्या है, 1000 है, तो कैश बुक में क्या कर दूंगा मैं, इक्वल लाने के लिए 500 माइनस, ये कर दिया 500, तो मेरा BRS में क्या आएगा, BRS में सिर्फ 500 माइनस हो। गॉट इट? हो गए इक्वल। ऐसे ही ट्रांजैक्शन तो सेम रहेगी, इधर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कैश बुक में 1000 डल गए, अब पासबुक में तो 500 ही आए। अब मैं ऐसा पासबुक में क्या करूं, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पासबुक को ऊपर बढ़ा दिया, हो गए बैलेंस, रिकंसाइल हो गए, 500 प्लस कर दिया, तो BRS में सिर्फ इतना है। गॉट इट? ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, कैश बुक में 2059 डिपॉजिट करे, चेक हमने 2059 का डिपॉजिट करा, सॉरी, और कैश बुक में उसको 2095 रिकॉर्ड कर लिया, तो कैश बुक में ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में 2095 रिकॉर्ड हो गया, और पासबुक में 2059। देख रहे हो, पासबुक तो उतना ही क्लियर करेगी जितने का चेक है, हमने गलती से उसको ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, तो घटाना पड़ेगा ना कैश बुक, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो कैश बुक में तो एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही वही है। तो देखो मैंने 54 माइनस कर दिया, इक्वल हो गए। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट होती तो इसे लिफ्ट करना पड़ता, 54 इधर प्लस हो गए। समझ में आया? इट इज वेरी वेरी इजी वंस यू गेट दी होल्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन। एंड द प्रॉब्लम इज 11th क्लास में कोई भी टीचर आपको इतना डिटेल में एनालिसिस नहीं कराता, वो हाथ पे तो करा देते हैं, बट जो छोटी छोटी चीजें हैं प्लस माइनस की, ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम करती है। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू दैट यू ड्रॉ दिस एनालिसिस इन द रफ। इसके मार्क्स नहीं होते, बट दिस विल ऑलवेज सेव यू फ्रॉम द एरर्स, एंड द रिस्क ऑफ लूजिंग द मार्क्स विल बी मिनिमाइज्ड। आपके मार्क्स कम होने के चांसेस, कटने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। तो आई होप कि इतना समझ में आया। ऐसे ही हम सारी ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे और BRS को बनाएंगे। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जा पाएंगे, विच आई विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो जाएगा और मैं अपने लेक्चर्स को लंबा नहीं रखना चाहता। तो अभी कॉन्सेप्चुअल क्लास ओवर हो गई। इन नेक्स्ट क्लास यू विल प्रैक्टिकली सी हाउ BRS इज मेड। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय।